हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन के बारे में। तो कोलिजन तीन प्रकार का होता है। परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, और परफेक्टली इन इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन। तीन प्रकार से होता है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे वन डायमेंशन का। हाँ, तो आइए देखते हैं। तो कोलिजन के बारे में कहा जाता है, कोलिजन का ये मतलब नहीं होता है कि अच्छा खासा टक्कर हो, इस टाइप से अच्छा खासा टक्कर हो, उसी को कोलिजन कहा जाता है। कोलिजन का मतलब है दो ऑब्जेक्ट जब पास पास आए, करीब आए, तो टक्कर से करीब आने के मात्र से ही उनके मोमेंटम में क्या हो जाए, चेंज हो गया। अगर दो ऑब्जेक्ट के करीब आने से या टक्कर मारने से उनके मोमेंटम में चेंज होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोलिजन कहेंगे। तो कोलिजन की ये शर्त नहीं है कि टक्कर होना ही चाहिए। कोलिजन की शर्त है उसके मोमेंटम में, वेलोसिटी में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। बस उसके मोमेंटम में चेंज होना चाहिए। इन कोलिजन पार्टिकल में और में नॉट कम इन रियल टच, उसमें रियल में टच होना जरूरी नहीं है। और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है, वहां भी अल्फा पार्टिकल इधर उधर विक्षेपित हो जाता है, उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। मोमेंटम चेंज होने की वजह से हम कहेंगे वो कोलिजन है, जबकि वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। यस, तो कोलिजन के प्रकार में, टाइप ऑफ कोलिजन्स में पहला हम लोग अध्ययन करेंगे परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो अब ये सब न्यूमेरिकल के लिए है, तो जाहिर है कुछ कॉन्सेप्ट भी है और उसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, दो बॉडी m1 m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 दर्शाया गया है। तो ये हो गया बिफोर कोलिजन का केस। अब m1 को m2 टक्कर मारेगा तो जाहिर है u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके बीच टक्कर हुआ तो ड्यूरिंग कोलिजन टक्कर हुआ तो जाहिर है कि क्या हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा। मतलब यहां थोड़ा सा डिफॉर्मेशन की कंडीशन बन रही है, थोड़ा सा रूप बिगड़ा होगा, लेकिन ये काम इतने कम समय के रूप में लिए होता है कि हम लोग फील नहीं कर पाते। हाँ, उसके बाद का केस क्या है, टक्कर के बाद वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। टक्कर के बाद पहले का वेग v1 हो गया, दूसरे का v2 हो गया। आफ्टर कोलिजन का केस है। इस कोलिजन क्या, प्रत्येक टाइप के कोलिजन में नेट एक्सटर्नल फोर्स का मान हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मान हमेशा जीरो होने की वजह से मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यही यहां पे बताना है हमें, तो ये ध्यान दें। यहां लिखा है इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, दस टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन। तो जहां तक रही बात मोमेंटम की, तो वो हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे जिस प्रकार का कोलिजन हो, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो हर टाइप के कोलिजन के लिए मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम के लिए हम लोग अब इक्वेशन लिखेंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट पर गौर करेंगे जो लिखा जा रहा है। हाँ, मोमेंटम के लिए आप देखें, पहले मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम पहले वाला तो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। कोलिजन के पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद मोमेंटम। m1 वाले को एक तरफ किया जाए क्योंकि लास्ट में हमको वैल्यू सब ज्ञात करना है। तो m1 u1, इसको m1 इस तरफ ले आओ, माइनस m1 v1 बराबर हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2। तो यहां पे m1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा u1 माइनस v1, यहां पे m2
बाहर ले लेंगे तो V2 माइनस U2 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। उसके बाद यहां एक इक्वेशन ये होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हमेशा ये प्रभावी होगा, ये इक्वेशन हमेशा आवश्यक है और हर टाइप के कोलिजन के लिए कंजर्व रहता है। ध्यान दें, if collision is perfectly elastic, if collision is perfectly elastic, then kinetic energy after collision is equal to before collision. If collision is perfectly elastic, then kinetic energy after collision is equal to before collision. During collision, kinetic energy is not conserved. तो बहुत कीमती लाइन लिखा है, इस पर गौर किया जाए। इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, अब इलास्टिक का कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं, इलास्टिक के लिए अभी आप यही फील करिए कि रबर की एक गेंद लीजिए, उसको दबाइए तो दब जाता है, छोड़ देने पर पूर्णतः वापस आ जाए, तो उसे कहते हैं, उसी को अभी फील करिए वो पूर्णतः इलास्टिक है, जबकि वास्तव में ये है नहीं। तो कोई वस्तु जब हम ऑब्जेक्ट को दबाते हैं, पुश करते हैं, अब जैसे बहुत सॉलिड है तो उसको दबा, स्टील की गेंद ले ले और रबर की गेंद ले ले, तो स्टील की गेंद दबी ही नहीं तो वापस आने की क्या बात है, तो हम कहेंगे स्टील रबर की अपेक्षा अधिक इलास्टिक है। अब रबर वाला आंख से दिखता है, इसलिए आपको लगता है स्टील की गेंद भी आपने दबाया है, आपसे दबा ही नहीं, तो जो अपनी चेंजिंग का विरोध भी बहुत ज्यादा करता है उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब यही मानिए आप, बहरहाल ये चैप्टर इलास्टिसिटी वाला आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां और बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। तो मतलब जो जैसे गीली मिट्टी हुआ, इसको दबा दिए, दब गया, खत्म, वापस नहीं आता। मोम हुआ, दब गया, वापस नहीं आता। तो ये सब परफेक्टली इनइलास्टिक की श्रेणी में रखा गया है, जबकि वास्तव में ना तो कोई ऑब्जेक्ट परफेक्टली इलास्टिक होता है, न तो कोई ऑब्जेक्ट परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। सभी में थोड़ा सा, आइडियल कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ऑब्जेक्ट को लगभग इलास्टिक माना जाता है, इलास्टिक की श्रेणी में रखा गया। जैसे गीली मिट्टी, मोम वगैरह को परफेक्टली इनइलास्टिक की श्रेणी में रखा गया, इनको दबा देने पर कभी वापसी नहीं करेंगे। तो फील आ गया होगा, अब मतलब समझा जाए, चैप्टर में बाकी अध्ययन करेंगे। यस, देखिए, तो आप समझिए परफेक्टली इलास्टिक का ये मतलब है कि टक्कर के बाद उनमें जरा सी भी डिफर, मतलब तुरंत पहले जैसी कंडीशन में है, यही मानिए। तो बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन रहेगी, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी लास्ट में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए। तो ये लाइन कीमती लिखा है, इस पर गौर किया जाए। यस, तो हर लाइन अपने आप में कीमती है, कुछ ऐसा नहीं लिखा है जो आपके लिए कम उपयोगी है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट का लाभ उठाएंगे। इस कॉन्सेप्ट की सहायता से हम यहाँ पे लिखते हैं, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब क्या है, इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। चलिए भाई, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर,
इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, इतना आया। फिर इस फार्मूले की तरह हम लोग फिर m1 को एक साथ लेते हैं। चलिए, तो m1 को इस तरफ ले आएंगे तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर करेंगे बराबर 1/2 m2 को इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये होगा। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, यहां कहेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट, 2 में फर्स्ट से भाग देंगे। तो पहली बात, दोनों तरफ क्या आएगा, दोनों तरफ 1/2 रहेगा तो कैंसिल कर देना, कोई मतलब नहीं। तो तभी भाग देने के बाद भी दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद भी दोनों तरफ 1/2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये m1 से m1 कट गया, इतना बटे इतना, तो ये है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, तो इस समय आ रहा है u1 प्लस v1, केवल इतना आएगा। इतना बटा ये करोगे, m1 से m1 कैंसिल हो गया। अब इसका जब गुणनखंड करोगे तो u1 प्लस v1 वो बचेगा और u1 माइनस v1 इससे कट जाएगा, तो ये इतना मिल रहा है। अब इधर भी वही चीज है, माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, तो ये हो गया v2 प्लस v1, इतना आया v2 प्लस v1, v2 प्लस u2, ये चीज आ रहा है। यस, हाँ, इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे सकते हैं। ये इक्वेशन भी हमारे लिए जरूरी है। अब इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग जो है, देखिए हमको वैल्यू प्राप्त करना है। हम चाहते हैं टक्कर के कोलिजन के बाद v1 v2 का एक इक्वेशन ले आया जाए जो आपके लिए शायद उपयोगी हो। हाँ, तो चलिए यहां से निकाल लेते हैं हम लोग v2 का मान। तो v2 इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं u1 प्लस v1 माइनस u2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रखेंगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू हम निकाले v2 इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2, मतलब v2 को यही रहने दीजिए, u2 को उस तरफ केवल ले जाइए तो माइनस आ जाएगा। ये वैल्यू हम इस समीकरण, इस मोमेंटम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, इसकी सहायता से हमें v1 मिलेगा, वही हम चाहते हैं। तो चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा m1, यस, इसमें रख रहे हैं अगर, तो m1 u1 माइनस m1 v1, ये बराबर हो जाएगा m2, v2 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2। ध्यान दें, दोबारा देख लिया जाए, v2 के स्थान पे u1 प्लस v1 माइनस u2। यस, ठीक है, तो इतना आया। तो अंदर गुणा किया जाए, तो m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, अंदर गुणा करेंगे तो m2 u1, इसमें गुणा करेंगे प्लस m2 v1, तो ये माइनस 2 u2 है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 m2 u2। एक साथ कर लो, क्या दिक्कत है। हमको v1 को इकट्ठा करना है, तो v1 यहां है, v1 यहां है, चलो यहां लिख देते हैं। तो ये उधर गया, v1 कॉमन लिए, इन ब्रैकेट आया v1 प्लस v2, और बाकी लोगों को इस तरफ हमको ले आना है। m1 u1 इस तरफ ले आए,
m1v1 माइनस m2u1 प्लस 2 m2u2 इतना हम ले आए। यस, तो इन दोनों में देख रहे हैं u1 कॉमन हो रहा है, u1 कॉमन हो रहा है और इन दोनों में u1 कॉमन है, इसे हम अलग कर देते हैं। तो ये ध्यान दें, v1 इकट्ठा किए हैं तो v1 आप कॉमन लिए हैं तो अंदर कौन बचा है, m1 प्लस m2। ध्यान दें, तो m1v1 इधर वाला उधर गया, प्लस हो गया, ये पहले से है, v1 आपने कॉमन लिया, इन ब्रैकेट जो बचा है m1 प्लस m2। तो अब हम इसे लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 से भाग देते हैं, लेकिन ये दोनों एक में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 और ये हो जाएगा बाहर v1 अपान क्या, m1 प्लस m2 फिर प्लस 2m2u2 अपान m1 प्लस m2। तो ध्यान दें, यहां पे हमको मिल गया क्या, v1, एक इक्वेशन यहां से हमको मिल गया। सिमिलरली वी गेट ध्यान दें, जब v1 है तो यहां पे हर डिनोमिनेटर में हमेशा क्या है, m1 प्लस m2 है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। v2 में भी यही आएगा, मतलब अब की बार जो इक्वेशन हमको हल करना है, अब की बार वास्तव में v1 का मान इसमें से निकाल के फिर इक्वेशन 1 में रखना है, तो अब की जो वैल्यू आएगा वो v2 का आएगा। लेकिन इतना लंबा क्यों करें, एक हमने किया उसी का आधार पे सिमिलर हम लिख लेते हैं। तो जब यहां v1 है तो यहां u1 आया है। यस, तो अब देखें, और जब यहां v1 है तो m1 माइनस m2 है, तो अगर यहां v2 हम लिखते हैं, इसी के सिमिलर अगला वाला लिख दीजिए। तो v1 है तो m1 घटा है, तो v2 है तो m2 माइनस m1 होगा, v1 है तो u1 है, v2 है तो u2 रहेगा यहां पे अपान m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2, उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए, यहां 1 है तो हर चीज 2 में है, अब यहां 2 है तो हर चीज यहां क्या रहेगा, 1 में रहेगा। 2m1 u1 अपान m1 प्लस m2। तो ये दो फार्मूला है और याद भी कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो ये फार्मूला मोमेंटम वाला, मतलब ये फार्मूला और इस फार्मूला, ये न्यूटन का फार्मूला कहा जाता है। अभी हम उसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं। उस दो फार्मूले की सहायता से आपको कैलकुलेशन करके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अब इस सूत्र की हमें आवश्यकता है क्योंकि हमें स्पेशल पॉइंट आपको पढ़ाना है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग स्पेशल केसेज का अध्ययन करेंगे और यह बहुत जरूरी होता है, सफाई से इसे समझा जाए। तो v1 v2 जो वैल्यू हमारा आया था अभी सॉल्व करने पर, उसको हम यहां लिख लिए हैं। तो अब इसको समझा जाए, तो समझा जाए में स्पेशल केसेज में पहले नंबर 1, ये इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, मतलब दो ऑब्जेक्ट जो टक्कर मार रहे हैं, इनका मास क्या हो, सेम हो, तब होगा क्या, अगर मास सेम होगा तब क्या होगा, मास सेम होगा देन, तब यहां देखिए मेन फार्मूले में रखिए मास सेम, m माइनस m 0, तो ये पूरा सिस्टम खत्म हो गया। अब यहां रखिए m 2m बटे m धन m 2m कट जाएगा, तो v1 इक्वल टू क्या आएगा, v1 इक्वल टू आएगा u2, ओनली u2। अब यही चीज रखिए आप इसमें, m1 इक्वल टू m2, तो ये पूरा सिस्टम खत्म, 0 हो जाएगा। और अब यहां रखिए m 2m बटे m धन m, 2m कट गया, v2 इक्वल टू u2। अब इसका फील लेना बहुत जरूरी है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास समान है और ये u1 वेग से जा रहा है, u2 वेग से जा रहा है, u1 टक्कर मार रहे हैं, जाहिर है कि u1 इज क्या रहा होगा, u1 इज ग्रेटर देन u2 रहा होगा, तभी टक्कर मार रहे हैं, तो बहरहाल कोलिजन किए। तो ये कह रहे हैं अगर मास समान है तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी इन पर लग जाएगी और ये वाली वेलोसिटी इन पर लग जाएगी, मतलब v1 बराबर हो जाएगा u2 और v2 बराबर हो जाएगा u1, वही वहां पे हो रहा है। तो ये कंसेप्ट का न्यूमेरिकल में हम लोग विधिवत प्रयोग करेंगे, इस कंसेप्ट का हमें ज्ञान होना चाहिए। भारी भड़कम सवाल दिया हुआ है और कंसेप्ट के दृष्टि से वो सवाल एकदम क्या है,
लगाने ही लायक नहीं है। मात्र क्वेश्चन पढ़ने से ही हमें आंसर पता चल जाएगा। दोनों का मास समान कर देगा, इसका वेग इस डायरेक्शन में इधर, इसका वेग भी दे दिया या अननोन कर दिया कोई का, टक्कर के बाद का दोनों वेग, कोलिजन के बाद का वेग दे दिया, एक अननोन है, तो जाहिर है कि इस वाले का वेग इस पर लग जाएगा बाद में, टक्कर के बाद, और टक्कर के बाद ये वाला वेग इस पे लग जाएगा। मतलब ये वाला वेग इस पे कार्य करने लगेगा और ये वाला वेग इस पे कार्य करने, मतलब यहां आ जाएगा v1 के स्थान पे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इस पर अभी हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, अभी कर रहे हैं थोड़ी देर। तो अगला वाला केस देखिए, हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस फार्मूले में रखने से ही आपका आंसर मिल जा रहा है, फिर भी फील लेना जरूरी है न्यूमेरिकल की दृष्टि से। यस, तो पॉइंट 2 देखें, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m एंड सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट। तो चलिए फील लेते हैं, m1 बराबर है m2 का, m1 ये हो गया और ये क्या है, एट रेस्ट पे है, ये बॉडी रेस्ट पे है। तो अब क्या होगा, मास बराबर है, तो जब ये टक्कर मारेगा वास्तव में, तो ये अपना टोटल वेग इसको दे देगा और ये बेचारा खुद क्या आ जाएगा, विराम में आ जाएगा। कभी ये हेड ऑन कोलिजन में कभी आप कुछ गोली खेले होंगे बचपन में, अगर ऐसा हुआ होगा कभी, तो ये टक्कर मारेगा, दोनों का मास सेम होता है, मास सेम होने की वजह से अगर ये u1 वेलोसिटी टक्कर मार दिया और ये रेस्ट पे है, तो ये अपना टोटल वेग इसको दे देता है और ये बेचारा खुद विराम में आ जाता है। ये चीज वहां आएगा भी, रखने पर भी आएगा वैल्यू। चलिए रखते हैं, फील करते हैं यहां पे। तो यहां देखें m1 बराबर m2 है और ये वाला रेस्ट पे भी है, ये वाला रेस्ट पे है, तो क्या हो गया, ये तो जीरो ही है, u2 बराबर जीरो है ही है, दिया ही है इसमें। सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, हाँ सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट मतलब u2 जीरो, अपन खुद कह रहा है सवाल में। अब ये तो रेस्ट पे है तो इसलिए जीरो हो गया, ये m1 बराबर m2 इसलिए जीरो हो गया। तो देखिए फार्मूला में भी रखने पर फील आ रहा है जीरो। अब v2 इक्वल टू, चलिए उसमें रखिए, उसमें भी ये जीरो हो जाएगा क्योंकि बराबर मास है। अब यही एक बचता है ले दे के, तो यहां रखिए क्या m, तो 2m/2m कट जाएगा, v2 इक्वल टू u1 आ जाएगा। देखिए कितना सुंदर सा पॉइंट आपका एकदम क्लियर है। तो 2 पॉइंट में ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर इक्वल मास वाले 2 बॉल हैं और एक रेस्ट पे है, एक जितने वेग से टकराएगा दूसरे वाले से, ये अपना टोटल वेग इसको दे देगा, टोटल वेग इसको दे देगा और ये खुद रेस्ट पे आ जाएगा। तो v1 हो जाएगा जीरो और v2 हो जाएगा u1। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो पॉइंट 2 क्लियर हुआ। अब पॉइंट 3 पर गौर किया जाए। पॉइंट 3 कह रहा है, फिर m1 m2 हम लिख दे रहे हैं और u2 भी, देखते हैं क्या होता है। पॉइंट 3 कह रहा है, इफ m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 एंड u2 इक्वल टू जीरो, u2 इक्वल टू जीरो, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो मतलब ये ट्रक है, पहला वाला क्या है, ट्रक है और ये आदमी है, इतना अंतर है। m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 और आदमी ये कह रहे हैं ये रेस्ट पे भी बेचारा, u2 जीरो है, ये u1 जीरो नहीं है, ये तो टक्कर मारेगा, जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है इसके पास, हाँ, और रेस्ट पे भी है, u2 इक्वल टू जीरो, दूसरा रेस्ट पे है। तो यहां रखिए, देखिए वैल्यू, अब ये वैल्यू यहां फील करिए, उसके मास के साथ भी फील करिए और फार्मूले में रखकर देखिए। v1 यहां रखिए, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन जीरो, u2 रेस्ट पे है, तो ये पूरा खेला खत्म। तो ये बचता है m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो m2 को आप भूल ही जाइए, m1 बहुत बड़ा है, तो m2 बहुत छोटा है, उसकी गिनती में ही मत ले आइए। तो m1 u1 बटे m1 कट जाएगा। तो v1 बराबर कहां गया, हाँ तीसरा पॉइंट में v1 बराबर देखिए v1, यस, टक्कर के बाद जो वेलोसिटी है, टक्कर के बाद भी ट्रक के वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो आदमी ऐसे था, ये कोई साइकिल यहां थी, इससे आदमी ही था और इस ट्रक ने इस पे टक्कर मार दिया, तो इस टक्कर की वजह से इसकी वेलोसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 था और इसका m1 का पहले वाले
ट्रक का मतलब अंतिम वेलोसिटी भी क्या है, u1 ही है। यस, अब ये तो बेचारा रेस्ट पे था, ये वाला आदमी रेस्ट पे था, तो अब इसका क्या होगा, v2 पे गौर करिए। m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो यहां देखिए ये चिन्ह, ये रेस्ट पे था और यहां m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। u2 जो है क्या है, जीरो है। u2 जीरो होने की वजह से तीसरे पॉइंट में देखें u2 जीरो है, ये सिस्टम पूरा खत्म। अब आप आइए इस पे, m1 बटे m1, दो कट गया 2u1। तो जो ये आदमी यहां खड़ा रहेगा, जब ट्रक उसे u1 वेग से टक्कर मारेगा तो वो आदमी जो है 2u1 वेग से भागेगा, 2u1 वेग से आगे की ओर बढ़ेगा बहुत तेजी से। तो इसीलिए जो है, जो स्टेबल कंडीशन में होगा उसका वेग जो है ट्रक के वेग से 2 गुना फील हो जाएगा, ये 2 गुने वेग से जाएगा। और देखिए वैल्यू रखने पर भी ये आ रहा है, तो आप फील करिए यहां पे, ये बहुत जरूरी है। तीसरे केस में देखिए यहां पे m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, m1 इज वेरी वेरी, m1 को ट्रक मानिए, m2 को आदमी मानिए, आदमी रेस्ट पे भी है यहां देखिए। तो जब ट्रक ने आदमी को टक्कर मारा तो ट्रक के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, टक्कर के बाद वो तो वही रहा, लेकिन आदमी का वेग ट्रक के 2 गुना वेग से वो छलांग मार गया आगे की ओर, क्योंकि इसका मास वगैरह बहुत ज्यादा है और ये चीज आपको फील करना ही होगा। तो ये चीज ध्यान दें रेस्ट वाले आदमी का। तो ये कंसेप्ट अपने आप दिमाग में बनाइए। देखिए फार्मूला में रखने पर आपकी वैल्यू फिट हो रही है। तो m1 बहुत बड़ा है तो m2 के द्रव्यमान का वहां कोई मतलब नहीं है, तो 2m1 u1 बटे m1 कट जाएगा, 2u1 आ रहा है, v2 बराबर देखिए फार्मूला में रखने पर। तो जो आदमी यहां होगा रेस्ट पे होगा, ट्रक के 2 गुने वेग से वो छलांग मारेगा। अरे भाई ट्रक स्पीड से रेस्ट वाले आदमी को धक्का मारेगा तो वो 2 गुना वेग से वो छटक जाएगा, आगे बढ़ जाएगा बहुत। तो ध्यान दें। चलिए चौथे पॉइंट पे हम लोग गौर करते हैं। चौथा पॉइंट उल्टा कह रहा है m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। तो अब की बार m2 बहुत बड़ा है, m2 बहुत बड़ा मतलब है ये m1 समझ लो आदमी है और m2 आपका ट्रक हो जाएगा, m2 ये m1। चलिए अब क्या कह रहा है, m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 और u2 रेस्ट पे है, ट्रक रेस्ट पे है साहब, बड़ी बात है, ट्रक रेस्ट पे है। तो क्या होगा, ट्रक रेस्ट पे है तो u2 वाला पोर्शन ये क्या हो जाएगा, ये टोटल ये भी जीरो हो गया और u2 वाला ये भी जीरो हो गया, ये दो लोग तो जीरो ही हो गए। फार्मूला में देखिए ट्रक रेस्ट पे है और आदमी जो है, हाँ मैन जो है u2 वेग से जा रहा है। तो चलिए इसमें रखवाइए m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 और ये रेस्ट पे है u1, सॉरी वो रेस्ट पे है, हाँ m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। यहां रखिए m2 बहुत बड़ा है तो m1 को छोड़ दो, तो माइनस m2 u1 बटे m2 कर दिया माइनस v1। तो जो आज ये साइकिल वाला बेचारा अगर ये u1 वेग से इसको टक्कर मारा होगा, किसको, रेस्ट पे खड़े ट्रक को, तो यही आदमी v1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस u1 हो रहा है। जितने वेग से टक्कर मारा उतनी वेग से अपोजिट दिशा लौटकर आना होगा, अपोजिट लौटकर आना होगा। टक्कर u1 वेग से मारा तो माइनस u1 वेग से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसी वेग से अपोजिट डायरेक्शन में लौटना होगा। यस, और ट्रक के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साइकिल वाला टक्कर मारने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी रेस्ट पे था और आज भी रेस्ट पे रहेगा। u2 बराबर 0 है, ये खत्म ही हो गया, u2 बराबर 0 हो गया, खत्म हो गया। तो ट्रक का वेग तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए ये चीज। तो इसका स्पेशल केस जो है ये आपको ध्यान देने लायक है। ये सब कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की दशा में सत्य है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये क्या चीज है, तो वही ई की वैल्यू है। ई का जो मान होता है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ई के मान 1 होता है। ई का मान क्या होता है, 1, जो कि हम लोग जिस कंसेप्ट को मानकर अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, मोमेंटम का कंसेप्ट लगा के, काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट लगा के हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया
और V1 V2 की वैल्यू ले आए। तो यहाँ पे हम लोग E इक्वल टू 1 माने थे। और एक चीज और ये जानना चाहिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E का मान 0 होता है। E का मान 0। इनइलास्टिक मतलब गीली मिट्टी वगैरह को दबा दे तो वो वापसी बिल्कुल नहीं करता, तो उसीलिए कहा जाता है E इक्वल टू 0। और जैसे स्टील हुआ या क्वार्टज हुआ धातु है, तो वो जो है दबाने पे दबता नहीं और छोड़ने पर इतनी जल्दी वापस आता है कि पता ही नहीं चलता। ये माना जाता है कि वो लगभग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो जो बहुत ज्यादा हार्ड वस्तु होती है, हीरा वगैरह, उसके लिए है। यस। और सामान्यतः जो दुनिया में ऑब्जेक्ट हैं सब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मतलब सॉरी फॉर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक मतलब ना तो पूर्णतः इलास्टिक है ना तो पूर्णतः इनइलास्टिक, मतलब वो आंशिक रूप से पार्शियली इलास्टिक कोलिजन है, बीच का रास्ता है। मतलब ऐसी दशा में E का मान 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। तो जो विद्यार्थी हमको सवाल लगाना है इसी कंसेप्ट का, एक चीज ये चीज न्यूमेरिकल पढ़ते समय हमेशा गौर करना है। वास्तव में E का मान होता कितना है? E का मान 0 हो सकता है। आप देख रहे हैं E का मान 0 हो सकता है, इसीलिए कहा गया 0 लेस इक्वल E इज लेस इक्वल 1। आप देख रहे हैं E का मान 1 भी हो सकता है, मे बी, मतलब ये आइडियल केस के लिए सत्य है केवल, क्योंकि आइडियल केस के लिए ही परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मान E 1 हो सकता है। और आइडियल कोई ऑब्जेक्ट इस धरती पर नहीं है, और आइडियल इनइलास्टिक भी नहीं है। कोई गीली मिट्टी ही उस पर फोर्स लगाए जरा से भी वो रिएक्शन ना दे, ये संभव नहीं है। तो ये भी केस है, ध्यान दें। तो ये आइडियल केस के लिए सत्य है, वरना ये हमेशा के लिए सत्य है। ये नेचुरली में ये होता ही है। E का मान जो है 0 से बड़ा वास्तव में और 1 से छोटा होता है। यस। तो E को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब अलग होने का सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, करीब आने का रिलेटिव वेलोसिटी, इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये है अलग होने का रिलेटिव वेलोसिटी और ये है पास आने का रिलेटिव वेलोसिटी। इसी के रेशियो को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ध्यान दें। और ये त्रिगुणा करेंगे अगर हम इसे यो V2 माइनस V1 इक्वल टू E U1 माइनस U2। तो ध्यान दें इस फार्मूले, अब हम जो न्यूमेरिकल वास्तव में लगाया जाता है, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट से और दूसरा न्यूटन के इस फार्मूले से। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ इंपैक्ट। ये न्यूटन का फार्मूला है। और पहला वाला जो बनाए थे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो ऑल टाइप कोलिजन के लिए कंजर्व रहता, इसी दो फार्मूले का प्रयोग करके हम सब कुछ ज्ञात करेंगे। अब यहां क्या है, यहां E की वैल्यू, अब E की वैल्यू 1 हो सकता है परफेक्टली कोलिजन के लिए सॉल्व करेंगे जब, और हो सकता है E की वैल्यू हाफ दे दे, 1/2 दे दे, E की वैल्यू 3/4 दे दे। तो जो देगा उसी का हमको प्रयोग करना होगा, उसी के आधार पर हमें कंसेप्ट आगे बनाना होगा। तो यहां इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए तो ये जेई में आया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखा जाए, ये कह रहा है बोथ मासेज इन ब्रैकेट लिखा है आइडेंटिकल, मतलब दोनों का मास क्या है, समान है, आर मूविंग ऑन ए प्लेन सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं, विद टेंजेंटियल स्पीड v एंड 2v। एक पहला है ऑब्जेक्ट जिसका टेंजेंटियल स्पीड v है और दूसरा है 2v। आफ्टर हाउ मेनी कोलिजन विल दे अगेन मीट एट ए, कितने कोलिजन के बाद वो ए पर दोबारा मिलेंगे। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का केस है, ये आप दिमाग में मानिए। हाँ, तो क्या किया जाए, दोनों का मास सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है इनका मास क्या है, यम, वो एक प्रॉब्लम नहीं है, मास सेम है। मास सेम का अभी हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं। तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी मास, देखिए ये टक्कर नहीं माना जाएगा, ए से चलना शुरू हुआ है,
तो ये पहला वाला टक्कर ये गिनती में नहीं आएगा। अब टक्कर जो होगी वो माना जाएगा, कितने टक्कर बाद ये दोबारा ए पर मिलेंगे। तो अब जाहिर है कि ये जो है दुगनी दूरी तय कर लेगा, ये आधे तय करेगा। तो हमेशा जो है एक 3 वाला केस आ रहा है, ये दुगना वो उसका आधा। तो इस पूरे डिस्टेंस को, पूरे सर्कमफ्रेंस को 3 पार्ट में बांट ले हम लोग, 1 2 3, बस ये चल जाएगा। अब देखिए ये सेकेंड वाला बाल देखिए आएगा यहाँ, ये दुगना मास सेम है, मास सेम, अभी टक्कर नहीं हुआ है, मास सेम है, तो ये आएगा यहाँ। ये सेकेंड वाला बाल है, यहाँ आ गया, ये दुगना वेग से जा रहा है। और ये जो है यहीं पे आ गया, फर्स्ट बॉल यहीं तक आया। फर्स्ट बॉल v1 वेग से आया और सेकेंड बॉल 2v1 वेग से आया। इनके बीच कोलिजन हुआ, एक कोलिजन हो गया, एक कोलिजन हो गया, इनके बीच कोलिजन हुआ। कोलिजन हुआ तो क्या होगा, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मास सेम है, तो वेलोसिटी चेंज होगा। अब इस वाले का ये वाला अपना वेग v1 इनको दे देगा, ये हो जाएगा वेग क्या v, और ये जो 2v से आया था अब ये इनको दे देगा, तो ये हो जाएगा 2v। वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाता है, आप लोग जान रहे हैं कि समान द्रव्यमान का मास है, इसका वेग इसके पे चला जाता है, दूसरे वाला वेग पहले पे आ जाता है। तो उस कंसेप्ट से एक टक्कर हो गई। अब देखिए ये अब पहला वाला चूंकि 2 गुना दूरी बता रहा है, तो ये 2 गुनी दूरी तय करेगा, 2 गुनी दूरी ये 1 गुना है, ये 3 पार्ट में बांटे थे, 1 2 ये 3, ये 2 गुनी दूरी भी तय करके फिर यहां आ जाएगा। पहला वाला अब पहुंच गया यहां, पहला वाला यहां पहुंच गया। चलिए अब ये v1 तो जाहिर है उसका आधा ही दूरी तय करके यहां पहुंचेगा। अब यहां फिर कोलिजन हुआ, तो कोलिजन हो गया 2 टक्कर हो गया है। अब देखिए यहां ये v1 वेग से आया है, सॉरी हाँ, यहां ये v1 वेग से आया है, तो इस वाले को, ये वाला जो है इसको v1 वेलोसिटी दे देगा, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। और ये 2v2 वेग से यहां आया है, तो इनको क्या देगा 2v2 ट्रांसफर कर देगा, 2v इनको दे देगा। अब ये 2v दूरी तय करते हुए कहां पहुंच जाएंगे, ए पे, यहां पहुंच गए प्रारंभिक कंडीशन, और ये v दूरी तय करके यहां पहुंच जाएगा। तो कितने टक्कर बाद ये मिले, 2 कोलिजन के बाद। तो बहुत अच्छा सवाल था, इस पर गौर किया जाए। 2 कोलिजन के बाद वे अगेन मीट कर पाएंगे, ए पर मिल पाएंगे। ये सवाल जेईई में आया था, पुराना सवाल है, फिर भी कंसेप्टुअल है तो बताना जरूरी समझे। अब विद्यार्थी वीडियो को हमें यही रोकना होगा, लंबा हो जाता, अपलोड होने में दिक्कत होती है। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।